कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं रोज की तरह सौरभ शर्मा आपके साथ। आपका वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं हम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। व्यूअर्स, आज बात करेंगे जरा हम बिहार की। बिहार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। ठीक है, नीतीश कुमार जी की तो चर्चा अभी हमने एक आध रोज पहले की ही थी। अभी तक नीतीश जी हैरान करते थे, कभी इधर कभी उधर, और अब ये कह के हैरान करते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। वो 4-5 बार याद दिला चुके हैं। अब उनसे आगे बढ़ के अब लालू जी भी हैरान करने लगे। लालू जी ने एक इंटरव्यू में कह दिया नीतीश जी आएंगे तो हम ले लेंगे। ऐसे कहते हैं वो, हम ले लेंगे। पूछा आप माफ कर देंगे? कर देंगे, हमारा तो कर्तव्य है माफ करना। तेजस्वी यादव बोले अरे आप लोग इतना बार पूछते हैं तो आप लोगों को ठंडा करने के लिए बोल दिया लालू जी, और कोई इसकी पीछे वजह। लेकिन भाई लालू जी है ना, पिता तो लालू जी है ना, तो लालू जी की बात मानी जाएगी कि तेजस्वी यादव की बात मानी जाएगी? और अगर इनकी बात में कुछ दम है तो नीतीश कुमार की बात माने कि नहीं माने, जो वो बार बार कह रहे हैं हम कहीं नहीं जाएंगे? ये सवाल खड़ा हो गया है। तो आइए इसी की हम लोग बात करेंगे। प्रदीप सिंह जी रोज के प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका। सर शुभराष्ट्र जी आज प्रोग्राम में हमारे साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। बहुत स्वागत शुभराष्ट्र जी आपका एक बार फिर। और देवेंद्र पराशर जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। सर किसकी माने, लालू जी की माने, तेजस्वी जी की माने, या नीतीश जी की माने? नहीं, सबकी मानिए, सबकी अपनी अपनी इच्छा है भाई। इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो उस पर क्यों एतराज करें? लालू जी के बोलने का मतलब है वो एक तरह का डिस्परेशन है कि आरजेडी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और लोकसभा के चुनाव का नतीजा भी बताता है कि जो है स्थिति अच्छी नहीं। जो 2020 में सीन दिखाई दे रहा था तेजस्वी यादव का, आरजेडी का, वो आज 2025 में नहीं दिखाई दे रहा है। तो उनको भी समझ में आ रहा है, बिहार में जो भी बीजेपी को भी समझ में आता है, और नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा समझ में आता है कि हमारे बिना तो काम नहीं चलना। नहीं, ये तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो उनको मालूम है कि जिधर हम रहेंगे उधर सत्ता रहेगी, और जिधर सत्ता रहेगी वहां हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं रहेगा। तो उन्होंने जो ये बात कही कि अब कहीं नहीं जाना है, मुझे लगता है कि उनकी बात को मान लेना चाहिए। ऐसा है कि आपकी एथलेटिक्स में परफॉर्म करने की एक सीमा होती है उसके बाद जो है फिर आपकी इच्छा भले हो। मिल्खा सिंह मतलब आज अगर होते और दौड़ना चाहते, दौड़ तो लेते ही, लेकिन वो परफॉर्मेंस दोहरा पाते? ऐसा तो हो नहीं पाता। तो वही नीतीश कुमार का है। अब मेरा मानना है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दो ऐसे नेता हैं जो अपनी लिगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार ये नहीं चाहेंगे कि उनको पलटू राम के रूप में याद किया जाए। सर ये अब उनके चाहने पे नहीं रहा। नहीं, तो याद किए जाएंगे याद किए जाएंगे, लेकिन उसको धूमिल कर सकते हैं, उसको भुलवाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हैं जिसकी वजह से उनको जाना जाए। उन्होंने जो अपने जीवन में राजनीतिक गलती अगर कहें आप तो की 2013 में बीजेपी छोड़ के, साथ छोड़ के, एनडीए का साथ छोड़ के। अगर एनडीए का साथ नहीं छोड़ा होता तो आज वो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति दोनों में से कुछ भी हो सकते थे। अच्छा, लेकिन उन्होंने उस समय लगा उनको कि प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बहुत छोटी चीज़ है, और उनको जो समझाने वाले हैं, उनको जो चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले थे, उनमें जो है वो नोबेल प्राइज विनर लोग थे। तो ऐसे में जो है अमर्त्य सेन, वो शंकरशेर ठाकुर की किताब में है कि लंदन में पार्टी चल रही थी, वहाँ पर इन्होंने जो राज्यसभा सदस्य थे, हरिवंश नहीं, पवन वर्मा, अच्छा पवन वर्मा, जेडीयू, उन्होंने पूछा अमर्त्य सेन कि आपको नीतीश कुमार की क्या संभावना लगती है? उन्होंने कहा एनडीए से अलग हो जाए तो असीम संभावना है। 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई नीतीश कुमार की, एनडीए से अलग हो, वहां से सब खेल शुरू हुआ ये। तो इसलिए जो है वो महत्वाकांक्षा अभी जब तक ये इंडिया अलायंस बना है तब तक जीवित थी कि शायद एक मौका मिल जाए।
लेकिन अब वो दब गई ना, खत्म हो गई ना। अब उन्होंने मान लिया कि ऐसा होने वाला सर लेकिन नहीं, मतलब आपने ये बात आप पहले से लगातार कहते हैं, हमने तो अभी तो 2 रोज पहले बात की थी ना, आपने कहा था कि भाई अब नहीं दिखता मुझे चुनाव से पहले कुछ समीकरण बदलता हुआ। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा शुभ्रा जी कि भाई तेजस्वी यादव फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पार्टी तो तेजस्वी चला रहे हैं ना। तेजस्वी ने अभी एक कल बयान दिया कि इनको ये एक ही बीज 20 साल बोगे तो जमीन भी खराब होगी, फसल भी खराब होगी, अब इनकी विदाई का वक्त आ गया है। नेक्स्ट डे आपके पिताजी बोल पड़ते हैं कि हम माफ कर देंगे। अरे भाई वो चुनाव, उसको चुनाव लड़ना है, सारा कैंपेन नीतीश कुमार के खिलाफ है, पलटू चाचा नाम उसका दिया हुआ है, और पिताजी सारे किए कराए पे पानी फेर दे रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ज्यादा इसमें इसको इसलिए रीड नहीं कर रही क्योंकि बिहार की जनता हो या बिहार के आला जो लीडर्स हों हर पॉलिटिकल पार्टी के, उन सबको पता है कि ये समीकरण पोस्ट पोल और प्री पोल बिल्कुल अलग भी हो सकता है। ये क्लैरिटी है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का लगता है सौरभ जी, अभी मैं इनफैक्ट यहाँ आने के पहले मैं बिहार के उन सभी बड़े बड़े जो समूह हैं, जैसे मिथिला स्टूडेंट यूनियन हो गया या जेडीयू के ही कुछ इंटरेस्टिंग लीडर्स से मैं बात करके आ रही हूँ कि भाई क्या चल रहा है वहां, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ बहुत दिनों से, मेरा बिहार का वो जो जड़ वाला कनेक्ट है वो खत्म हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब इंतजार कर रहे हैं आज से 1 से 2 साल के बाद की, कि जब नीतीश जी या तो नहीं होंगे या पॉलिटिकली वैसी सिचुएशन होगी कि जेडीयू किसके पास जाएगा, जेडीयू का फ्यूचर क्या है बिहार के लिए। ये इंटरेस्टिंग है। ये छोड़िए ना, आप क्या बात कर रहे हैं कि चुनाव का सीएम बनना तो छोटी बात होगी, बहुत छोटी बात है। अच्छा, बिहार ऐसे भी हम लोग बहुत लंबे सपने देखने वाले, वैचारिक रूप से लंबे सपने देखने नहीं तो जेडीयू वाले क्या सोच रहे हैं? मतलब नीतीश जी स्वस्थ रहे, सब कुछ ठीक है, लेकिन बेटी के लालू जी की भी एज हो गई दिखती है, उन्होंने बेटे को सौंप दी है, इनको भी किसी को तो सौंप के जाना ही पड़ेगा ना पार्टी को। तो उसके बाद जेडीयू बचेगी या सब लोग मार काट के खा जाएंगे जेडीयू? ऐसा मुझे लगता है कि जेडीयू के अंदर लोगों को लगता है कि नहीं जेडीयू बचेगी। जब बात करते हैं लोगों से, लेकिन सबको अंदर पता है कुछ नहीं होने जाने वाला है। देखिए, नीतीश कुमार जी के पास एक बहुत, मैं अग्री करती हूँ प्रदीप जी से, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैं तो इनफैक्ट कहूंगी कि 2015-16 तक उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप तैयार करते। मैंने खुद 2015 में उनके लिए काम किया है, तो मैं ये बहुत मतलब विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि उनके पास जो महिला नेतृत्व था, जो एसएचजीज के थ्रू उन्होंने खड़ा किया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह के रूप में खड़ा किया था, या जनरली भी जो महिलाओं के लिए जो युगांतकारी काम हुए बिहार में, भाई पहली बार रिजर्वेशन की बात हो और पुलिस में रिजर्वेशन की बात हो, सरकारी नौकरियों की बात हो, जितने बड़े बड़े स्कीम्स आज जिन पे पूरा देश चर्चा कर रहा, और हम करके बैठ गए थे, वो नीतीश जी का ही विजन था। हालांकि वो लंबी बात है कि कर्पूरी ठाकुर जी के अलावा कोई विजन नहीं दे पाया बिहार को, समाजवाद का ही वो हम देख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये बनी बनाई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को पॉलिटिकली कैसे बुनाया? एक जेडीयू की महिला नेत्री आप बताइए जो कि खड़े होकर के नेशनली बात कर सके, नीतीश जी के ही काम को गिनवा सके, जिस दमखम से मैं कह रही हूं उस दमखम से ही गिनवा दे। तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल रही कि उन्होंने सेकंड रंग लीडरशिप खड़ा नहीं किया, और एक नेतृत्व जो 50% महिलाओं की जो बात नीतीश कुमार जी ने शुरू ही नहीं किया उनके लिए, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो पॉलिटिकली ट्रांसलेट नहीं कर पाए नेगोशिएशन टेबल पे। आज नीतीश कुमार जी सिर्फ उसके लिए, आज तो वो किंग मेकर की भूमिका में है बिहार में, पिछले कई सालों से किंग मेकर की भूमिका में। क्या खुद ही को मेक कर लेते हैं ना, किंग ही बनते हैं। ठीक है, बट किंग मेकर की भूमिका में भी जेडीयू रहता है, मतलब सीट वाइज अगर आप देखिए, या जो भी कास्ट कॉम्बिनेशन सरकार की दृष्टि से। लेकिन आप उसके बियॉन्ड नेगोशिएट कर सकते थे, वो नेगोशिएशन नहीं हो पाया। आप 2015 में आपने उनके साथ काम किया, कितने टाइम के लिए? अब उस चुनाव के लिए ही। अच्छा, उस चुनाव के लिए तो आप तो मतलब अच्छे से जानती होंगी उनको। मैं जेडीयू और महिला प्रकोष्ठ का की ही जिम्मेवारी एक तरह से थी मेरे पास। अच्छा, तो मैंने गली कूचे चप्पे तक नीतीश जी को भी आपने बड़ा अप क्लोज देखा है? अच्छे बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, चूंकि सोशल मीडिया कैंपेन वगैरह में हैंडल कर रही थी, तो थोड़ा एक पर्सनालिटी का आकलन तो मैं कर सकती हूँ। अभी करते हैं आकलन। जी क्या है बताइए, अब आप बताइए। लालू जी भी चाह रहे हैं आ जाए तो हम माफ कर देंगे, बीजेपी चाहिए रही कि हमारी सरकार बन जाए, ये चले ही जाए तो अच्छा है। और 2-3 चीजें है सर। पहली बात ये है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को लेकर जो आपने पूछा, उसमें यह है कि लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं उसे ही सच मानिए आरजेडी के लिहाज से। अच्छा, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो बोल रहे हैं वो उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से खारिज कर रहे हैं, शायद ये अभी तक लालू प्रसाद यादव उस रूप में ट्रेंड नहीं हो पाए। वजह मैं बताऊंगा कि आगे क्यों। दूसरी चीज कि क्या नीतीश कुमार उधर जाना चाहते हैं, कोई ऐसी सुगबुगाहट है? बिल्कुल नहीं।
दूर दूर तक नहीं, अभी की जो स्थिति है। नीतीश कुमार के से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो 4 नेता अभी हैं, की जो जो ललन सिंह की बात कर लें आप, संजय झा की बात कर लें, विजय चौधरी की बात कर लें, अशोक चौधरी की बात कर लें, इनमें से 3 तो पहले से ही आरजेडी के साथ किसी प्रकार गठबंधन के हिमायती नहीं रहे हैं, मजबूरी में वो रहते थे। ललन सिंह रहते थे जरूर, तो अब केंद्र में मंत्री बनने के बाद वो एकदम से सेम पेज पे हैं। तो नीतीश कुमार के जो 4 प्रमुख सलाहकार हैं, जो कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स में इनका सबसे अहम रोल है अभी की स्थिति में, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी अब उतने इफेक्टिव नहीं हैं। तो उस कंडीशन में इन चारों की मंशा भी बीजेपी के साथ ही रहने की, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव ने आखिर ऐसा बोला क्यों। पहली बात यह है कि जैसे अभी अभी नीतीश कुमार जी आए थे दिल्ली, वहां जो कुछ बयानबाजी चल रही थी, जैसे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है बीजेपी के, हमें सोर्सेस के द्वारा जो जानकारी मिलती है, नीतीश कुमार जी उनसे बिल्कुल खुश नहीं रहते। उन्होंने शायद कुछ कहा भी कि कैसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, किसी सोर्सेस के द्वारा ये जानकारी मिली। दूसरी चीज कि विजय सिन्हा का आपने बयान देखा, तो ये सारा डिस्कम्फर्ट करने वाली चीजें हैं, और नीतीश कुमार के मन में तो ये रहेगा ही ना कि यार मेरा भी शिंदे ना हो जाए। वो तो ये चाहेंगे कि और सीट शेयरिंग की बात हो, ये सब चीजें अब शुरू होंगी। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से रणनीति ये है कि 6 महीने पहले, चुनाव से 6 महीने पहले अपने सारे कैंडिडेट्स को फाइनल कर लिए जाएं, तब सीट शेयरिंग की बात शुरू होगी। दिल्ली वो आए थे, बताया गया जेडीयू के कुछ लोगों द्वारा कि संभव है कि पीएम मोदी से मिले हैं। हाँ। उसके बाद खबर के तौर पे आई कि नड्डा जी से मिलने वाले हैं, वो दोनों चीजें नहीं हुई। जिस दिन नीतीश कुमार जी को दिल्ली से लौटना था, इसके एक दिन पहले शाम में अचानक चले गए। तो ये सारी चीजें तो एक कयासबाजी का विंडो क्रिएट करती है, हालांकि पीछे उसके दूर दूर तक कोई आधार नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन एक जो विंडो क्रिएट हुआ, लालू प्रसाद यादव उसी विंडो का इस्तेमाल करके, अभी एनडीए की मीटिंग हुई, उसमें भी इन्होंने ललन सिंह को भेजा, उसमें हाँ। नायडू चल के आ रहे हैं वहां से, बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं आए। तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश लालू प्रसाद यादव ने की। और जो दूसरी बड़ी उनकी कोशिश है, जो ज्यादा मैच्योरिटी के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी क्यों मिस की है, कि आरजेडी की सबसे बड़ी चिंता क्या है कि आपके पास यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, तीसरा कास्ट है नहीं। इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुशवाहा को जोड़ने का, और औरंगाबाद जैसी सीटें ने उसे सक्सेसफुल बनाया भी। औरंगाबाद में आरजेडी का कुशवाहा कैंडिडेट जीता, मतलब उपेंद्र कुशवाहा, ये सब जो लोग हैं, इनके कहने पे वोट नहीं दिया गया। तो उस 6% वोट को विधानसभा में साध लेना आरजेडी की सबसे बड़ी चिंता है कि मुस्लिम यादव के अलावा तीसरा अगर आप नहीं जोड़ रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत है। और उसी लिहाज से वो इन्हीं के पास है, वो नीतीश कुमार, उसके सबसे बड़े चेहरे कुर्मी कोयरी दोनों के हिसाब से आप देखें तो नीतीश कुमार हैं। तो उन वोटर्स को ये मैसेज देना है कि नीतीश कुमार जी के लिए तो हम तो हमेशा सम्मान रखते हैं। आप हमेशा एक बात कहते थे, मुझे याद है, जब तक ये एनडीए में नहीं आए थे, इस मतलब तीसरी बार तब आप कहते थे एक फोन अगर कर दें, अगर तो हो जाएगा। हाँ। तब भी अमित शाह जी का ये स्टेटमेंट था कि हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, हैं। लेकिन आपने कहा था एक फोन हो जाएगा, तो वो हो गया। हाँ। इनकी आरजेडी के साथ भी वही क्वेश्चन है, एक फोन हो जाए तो नहीं, आरजेडी का फोन वाले नहीं है। आरजेडी का सिर्फ तब होगा जब नीतीश कुमार के चिढ़ को आप उस लेवल पे लेके चले जाएं बीजेपी के नेता, और चिढ़ते बहुत ज्यादा है, किसी बात पे चिढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि उनकी इच्छा हुई, जैसे पिछली बार जब अलग हुए थे, तो उनका सबसे बड़ा दर्द ये था कि आप आडवाणी जी, अटल जी के समय में, अरुण जेटली के समय में एक फोन पे मेरी बात होती थी। अब जब मैं फोन करता हूं तो फोन पे कोई आता नहीं, और हमें ये कह दिया जाता है कि भूपेंद्र यादव से बात कीजिए, जो कि प्रभारी थे तब बीजेपी के। और इसके चलते उन्होंने आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया था कि भाई भूपेंद्र यादव से हमें ना मिलना पड़े, तो ठीक है पार्टी लेवल पे बात हो। तो यहां से उनकी नाराजगी शुरू हुई थी, जो क्रम से बढ़ती जाती है। तो नीतीश कुमार इस नेचर के बताए जाते हैं कि एक बार खुन्नस आ गया, मेरे स्टेचर के आदमी से मेरी बात कराओ, और एकदम सहजता से होनी चाहिए। मतलब आज मेरा बात करने का मन है, मेरा मिलने का मन है, तो वो होना चाहिए। और वहां नहीं, वीटो पावर था पूरा कि जो मैं कहूँ, स्टेट यूनिट को बीजेपी के कुछ समझते ही नहीं थे। किसी से बात होती थी तो सुशील मोदी के अलावा किसी से कभी कंफर्टेबल हुए ही नहीं। अच्छा, तो उनको था कि हम दिल्ली आएंगे, जो कहेंगे वो हो जाएगा। हम जो डिमांड ऐसी भी रखेंगे जो तार्किक रूप से नहीं है सही, वो भी मान ली जाएगी। तो हम नाराज होने का बहाना कर दें, कोई स्टेटमेंट ऐसा दे देंगे जिससे लगे कि हम कुछ और भी सोच रहे हैं। तो ये सब की आदत उनको रही है। जब से बीजेपी के साथ आए तो उन्होंने डील किया सेंट्रल लीडरशिप से, स्टेट से कोई मतलब नहीं रखा। तो अब उनको परेशानी जब आए हैं, पिछली बार भी आए थे तब भी यही समस्या थी, इस बार और ज्यादा है क्योंकि सीटें घट गई हैं, नंबर 3 की पार्टी बन गई सर। है। लेकिन जेन्युइन भी है ना, वाजपेयी कैबिनेट में जो व्यक्ति रेल मंत्री रहा हो, और वो आज आप सम्राट चौधरी, मतलब ठीक है वो यंग लीडर हैं, बीजेपी के हैं, सब कुछ है, लेकिन वो डिप्टी सीएम, उनके साथ उनको काम करना है। लेकिन हर छोटी बड़ी बात सेंट्रल लीडरशिप नहीं तय करेगी ना स्टेट की। आप स्टेट की लीडरशिप को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे जो आपकी सहयोगी पार्टी है, और अब तो आपसे बड़ी पार्टी है। तो
अब बीजेपी किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, लीडर हाउस में लीडर बनाती है, डिप्टी सीएम बनाती है, उसका आउटलुक है। आप वो कैसे तय करना चाहते हैं? वो तो नहीं हो सकता। बीजेपी वालों से इनकी बात ही नहीं होती क्या? नहीं, एक चीज और, जैसे स्टेट वालों से तो उस रूप में बिल्कुल बात नहीं होती। और जैसे दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सरकार में भी मंत्री भी हैं, और हमें बताया गया कि दिलीप जायसवाल को मैंने पूछा कि आखिर ये स्टेटमेंट उनका कैसे आ गया था। जब मैं आगे बताऊंगा कि पार्टी के टॉप लीडरशिप की क्या सोच है, तो उस कंडीशन में ये कहा गया था कि शायद इन्होंने ये कुछ ट्रांसफर वगैरह करने की इन्होंने कोशिश की थी, कराने की अधिकारियों की इनके मंत्रालय में, वो मना कर दिया गया था। तो उस लिहाज से उनकी नाराजगी थी, तो शायद प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने इस बात को बोला होगा। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी का टॉप लीडरशिप इस बात को सोच रहा है? तो उसमें सौरभ एकदम से क्लैरिटी है, चेहरा नीतीश कुमार ही। नीतीश कुमार को नाराज बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी सूरज कुंड में जो बीजेपी की कोर ग्रुप की एक बैठक हुई थी लगभग 15 रोज पहले, जिसमें बिहार बीजेपी के 28 नेता मौजूद थे, वो एकदम गोपनीयता के साथ उस बैठक को किया गया था। यहाँ तक कि फोन भी मना कर दिया गया था, किसी सहयोगी को साथ लाने से भी मनाही थी। नेता अपने घर से निकले, बीजेपी एक्सटेंशन में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे पहुँचे, वहाँ से गाड़ी में बैठाया गया। उनको ये समझ में आ रहा था कि कहीं उत्तराखंड जा रहे हैं, सूरज कुंड लेके जाया गया था। वहाँ 1.5 दिन की लगभग बैठक थी। उस बैठक में भी लगातार इस बात को क्लियर किया गया कि चेहरा नीतीश कुमार, उस पर कोई विवाद नहीं करना है, क्योंकि बीजेपी को बखूबी मालूम है कि अगर नीतीश कुमार ने कुछ भी ऐसा किया और इधर से उधर गए तो फिर बीजेपी की लुटिया डूबेगी वहाँ पे। अब बिहार का सिंपल इक्वेशन है कि 3 में से 2 पार्टियां जिधर होती हैं जीतता वही है, तो वो खतरा बीजेपी उठा नहीं सकती। बीजेपी को ये भी देखना है कि नीतीश कुमार के अपमान वाला मैसेज भी कोयरी कुर्मी में ना जाए, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में सौरभ, नंबर्स भले ही बीजेपी के पास रहे, संख्या में आपको ज्यादा नजर आएंगे, इनके सांसद ज्यादा जीते, लेकिन हार जीत का मार्जिन उठा के देखिए, तब समझ में आ गया कि कितना मुश्किल था इन लोगों के लिए। इनके पिछले कैंडिडेट 4 लाख से जिस चुनाव को जीते थे 2019 वाले में, इस बार 60,000 70,000 पे सबका मार्जिन आया। तो वो जो वोट शिफ्ट हुआ है, वो बीजेपी की चिंता है कि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि औरंगाबाद का जैसे एक उदाहरण मैंने दिया, ऐसा कई जगह पे हो रहा था कि कोयरी कुर्मी वोट में कोई मैसेज चला जाए, अति पिछड़ा के अगर देखें तो आज भी नीतीश कुमार अक्रॉस द पार्टी आप देखें, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी सभी में देखें, नीतीश कुमार जैसा फेस बिहार की राजनीति में अभी कोई नहीं है। लेकिन ये तो शिवराज जी हॉस्टेज सिचुएशन जैसी है ना बिहार के लिए। वो वोट कैसा भी दे दें, किसी को भी दे दें, जो 2-1 हो जाएंगे वो जीत जाएंगे। उससे भी ज्यादा सिचुएशन ये है कि आप वोट किसी को भी दीजिए, नीतीश कुमार जी ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। आरजेडी को भी अगर आप चाहते हैं कि महागठबंधन भी जीते, तो अंततोगत्वा चीफ मिनिस्टर वही है। ये दुर्भाग्य तो है निश्चित रूप से, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में कोई भी दखल रखना चाहता हो, मतलब मैं लंबे दौर की बात कर रही हूं, तो ये बात छोटे छोटे बच्चे भी समझ रहे हैं। 28-30 साल के वो बच्चे भी समझ रहे हैं जो अपने आप को बच्चा मान रहे हैं। मैं उनको बच्चा नहीं कह रही, वो बच्चे भी समझ रहे हैं जिनको 20 साल के बाद का बिहार देखना है, जो 20 साल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश जी अभी तात्कालिक रूप से नीतीश जी का चीफ मिनिस्टरशिप नहीं जाने वाला है। और नीतीश जी का चीफ मिनिस्टर बने रहना मतलब जेडीयू का जिंदा रहना। जिस जेडीयू के साथ अभी पिछले कुछ चुनावों में, मैं सिर्फ 2015 की बात नहीं करी, थोड़ा सा उसके पहले से भी लेकर के अभी तक जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स जो है बिहार की, जिसमें कि एक दूसरे को लोग, ऑब्वियसली सब अलग अलग पार्टीज हैं तो एक दूसरे पर तो प्रहार करेंगी, अंदर अंदर से वोट भी खाएंगी, अंदर अंदर से जोड़ तोड़ भी चलेगा। इन सब के बावजूद जो एक कहीं ना कहीं जो एक आशा की किरण दिख रही है, वो यही है कि पोस्ट नीतीश कुमार जी के बाद का जो जेडीयू है वो कैसा होगा। पोस्ट की कोई डेट है? वो पोस्ट की डेट वही तभी है जब वो पॉलिटिकली पूरी तरह से रिटायर। लेकिन ये चुनाव नीतीश कुमार का ही है, ये चुनाव निश्चित। इसलिए मैं बहुत एंथुजियास्टिक नहीं हूं इस चुनाव के आकलन को भी लेकर, क्योंकि भाई नंबर्स थोड़े बहुत इधर उधर होंगे और अंततोगत्वा वही होना है। नहीं, देखिए बिहार की राजनीति को इस दृष्टि से देखिए, खासतौर से बीजेपी की दृष्टि से अगर आप देखें, बीजेपी की नजर अब नीतीश कुमार पर नहीं है, बीजेपी की नजर जेडीयू पर है कि पोस्ट नीतीश कुमार जेडीयू का क्या होगा, जेडीयू के लोग क्या चाहेंगे, उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है सर। तो उनके सामने 2 विकल्प है, पार्टी को बनाए, मतलब 3 अगर माने तो पार्टी को बनाए रखना, लेकिन लीडरशिप नहीं है, तो बिना सेनापति की फौज का जो हाल होता है वो हो जाएगा। बाकी जो 2 विकल्प हैं, या तो आरजेडी के साथ जाएं या बीजेपी के साथ जाएं। तो इतने लंबे समय तक बीजेपी के साथ, क्रूड भाषा में सर, नीतीश जी के बाद बच्चा बीजेपी को पालना पड़ेगा। बीजेपी चाहती है अडॉप्ट करना। अच्छा, ये मजबूरी नहीं होगी, बीजेपी की नजर ही उसी पर है।
कि उसको मालूम है कि नीतीश कुमार जब तक राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं तब तक वो उनको बच्चा समझिए, उनको पालना है बीजेपी को, मुख्यमंत्री बनाकर रखना पड़ेगा। भाई 2020 में उन्होंने कहा ना आपके ज्यादा आ गए हैं, बना लीजिए। तो एक तरह का थ्रेट था कि बना के चला के दिखाइए। तो मालूम था उनको कि चलेगी नहीं, बीजेपी को पता था कि सरकार चलेगी नहीं अगर अपना मुख्यमंत्री बना भी लिया तो इसलिए नीतीश कुमार जब तक सक्रिय हैं तब तक वो मुख्यमंत्री हैं। जो आपने अभी ये कहा, कोई पार्टी जीते, कोई गठबंधन जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद राजनीति मतलब दोनों तरफ, ये जो लालू प्रसाद यादव का बयान है उसको भी उसी संदर्भ में देखिए कि नीतीश कुमार के लिए आज भी उन्होंने हमको धोखा दिया तब भी सम्मान है। ठीक है, वो आ जाना चाहें तो आ जाएं, हम उनको लेने को तैयार हैं। ये बात वो ठीक कह रहे हैं देवेंद्र जी कि ये तेजस्वी यादव की समझ में नहीं आ रहा है। उनको आज की, सिर्फ अभी की, इसी समय की राजनीति समझ में आ रही है, आगे की राजनीति समझ में नहीं आ रही। बिहार की राजनीति सेटल होगी जिस दिन नीतीश कुमार रिटायर हो जाएंगे। ओके, तो उस पर नजर आरजेडी की भी है, उस पर नजर बीजेपी की भी है। मैं यही चीज मैं कहना चाह रही थी कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी देख रही है कि पोस्ट नीतीश क्या होगा, ये काम आरजेडी भी कर रही है और ये काम कहीं ना कहीं एलजेपी भी कर रही है, क्योंकि बिहार का सारा खेल अब ओबीसी लीडरशिप का खेल है। अभी तक, अगेन मैं बार बार कर्पूरी ठाकुर जी तक इसलिए जाती हूं क्योंकि वो एक मोमेंटस हिस्ट्री में एक मोमेंटस टाइम है। आप देखिए कर्पूरी ठाकुर जी की पॉलिसीज, लालू यादव ने भी उन्हीं पॉलिसीज को आगे बढ़ाया, नीतीश कुमार जी ने भी कमोबेश उन्हीं पॉलिसीज को आगे बढ़ाया, कोई नई लीडरशिप नहीं आई है। और ये सब कहीं ना कहीं जेपी आंदोलन वाला जो चरण था, समाजवाद का जो चरण था, वो वहां से है। अब घोषित रूप से आरजेडी, जेडीयू तो वही इमरजेंसी के बाद वाला जो मूवमेंट था, वो सब ये सब वही उन्हीं के बच्चे हैं। ये सारे जो मूवमेंट के बाद जो है पार्टी ही उस तरह की मूवमेंट है। बीजेपी एक एनोमली है क्योंकि वो अपने आप को घोषित रूप से समाजवादी नेता हो सकता है। आज बीजेपी के अंदर समाजवादी ही नेता हो बिहार के अंदर, जो भी मुखर चेहरा है, लेकिन समाजवाद को लेकर के जो बीजेपी की समझ है वो जेडीयू और आरजेडी की समझ से अलग है। तो इसलिए ये चरण इंटरेस्टिंग होगा। ये एक्चुअली विचारधारा की लड़ाई अगर पूरे देश में कहीं भी होगी तो वो बिहार में होगी, वो क्योंकि आरजेडी बनाम बीजेपी की लड़ाई। मैं वही पूछने वाला था, देर सवेर बिहार को भी बाइपोलर पॉलिटी में जाना है, समाजवाद वर्सेस समथिंग। अब ये बाइपोलर का मतलब मैं पार्टी से नहीं जोड़ रही, मैं विचारधारा से जोड़ रही हूं। मैं स्ट्रिक्टली पार्टी से जोड़ रहा हूं, बीजेपी वर्सेस आरजेडी बचना है। हाँ, वो तो पिछले चुनाव में भी क्लियर था, उसमें कोई शक नहीं है। पिछले चमत्कार कोई हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें, बल्कि एक तरह से 2020 में ही बन गया था। तो ये आगे चुनाव में तो ये होना ही है। आरजेडी और बीजेपी दो पोल रहेंगे। अब कौन से सैटेलाइट कहां से थोड़ा बढ़कर किसकी तरफ आके जुड़ जाते हैं, ये अलग बात है। उपग्रह हाँ, बिल्कुल, जैसे एलजेपी की बात की शुभ्रास्ता जी ने, ठीक है, वो एक पोटेंशियल सैटेलाइट है, लेकिन सवाल ये है चिराग पासवान में वो लीडरशिप की वो क्वालिटी है क्या, इस पर निर्भर करेगा। चिराग पासवान रामविलास पासवान नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ये ठीक है कि उन्होंने पार्टी टूटने के बाद बड़ी मेहनत की, पार्टी को खड़ा किया और जो है एक तरह से साबित किया कि रामविलास पासवान के राजनीतिक वारिस हैं। इससे आगे क्या, ठीक है, उनके लिए आगे मतलब आगे चलने का मतलब है कि नया सोशल बेस तैयार करना, और वो सोशल बेस जो है वो मंत्री बनकर या जो है कुछ दिनों में या कुछ महीनों में नहीं होता, बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी। सर, बिहार की एक और जो अच्छी मतलब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी वो थी गवर्नर जो आरिफ मोहम्मद खान भेजे गए। इसके पीछे क्या सोच है, मतलब इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल? बिल्कुल तिकड़म है, बिल्कुल शुद्ध रूप से पॉलिटिकल तिकड़म है, और ये बीजेपी जेडीयू दोनों की सोच के साथ ये तिकड़म है। अच्छा, और उस तिकड़म पे जाने से पहले एक चीज मैं उसमें जोड़ दूं कि जो आगे की नजर की जो बात थी, नीतीश कुमार जी ने पिछला दोनों गठबंधन जब किया, चाहे बीजेपी के साथ या आरजेडी के साथ, दोनों ही गठबंधन के समय करने के समय उन्होंने यही कहा कि मेरा तो अब बस यही टर्म है ना, इसके बाद तो जेडीयू आप ही लोगों की। आरजेडी को भी यही बात उन्होंने कही थी, बीजेपी को भी यही बात उन्होंने कही थी। अच्छा, बिहार में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जो गवर्नर वहां पर नए भेजे गए हैं, आरिफ मोहम्मद खान केरल से अब बिहार के गवर्नर बनाए गए हैं। इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल सोच है? निश्चित तौर पर सौरभ सोच है, और उस सोच में बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पक्ष शामिल थे, उनके एक रणनीति के तहत ये किया गया। इस पर हम लोग आगे बात करें उससे पहले मैं एक चीज आपको जोड़ दूं, जो सर बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने आरजेडी और बीजेपी दोनों के साथ पिछला जो दो गठबंधन किया था,
उन दोनों ही गठबंधन को करने के दरमियान आरजेडी के समय लालू प्रसाद यादव से, बीजेपी के समय बीजेपी के नेताओं से कहा था कि अब क्या, मैं तो इसी टर्म में मुख्यमंत्री हूं, इसके बाद कोई परिवारवाद वाली हमारी पार्टी है नहीं, ये जेडीयू तो सब आप ही लोगों का है, आप ही लोगों के जिम्मे। और वो दोनों ही दल बड़े खुश हो गए थे कि हाँ ठीक है, जेडीयू का जो वोट बैंक है वो हमारा होगा। दूसरी चीज जो आपने आरिफ मोहम्मद खान को कही कि बिहार इलेक्शन को लेके एक रणनीति ये भी है एनडीए की कि वहाँ जो मुस्लिम वोटर हैं, खासतौर पे जेडीयू को के अंदर इस बात को लेके ज़्यादा इच्छा थी कि वो मुस्लिम कितना वोट करें एनडीए को ना करें वो अलग बात है, उनके अंदर एग्रेसिवनेस उस रूप का नहीं होना चाहिए कि इतना तीखा हो कि किसी प्रकार से एनडीए कैंडिडेट को हमें हरा देना है। और ये बीजेपी के लिए बहुत मायने नहीं रखती, जैसे कि पहले मैंने कहा, जेडीयू के लिए बात मायने रखती है। और नीतीश कुमार का हमेशा से एक क्लेम भी रहा है कि हाँ, पसमानदा वोटर्स हमने क्रिएट किया, वो हमें उसका एक हिस्सा हमें वोट भी करता है, बीजेपी के साथ होने के बावजूद वोट करता है गवर्नेंस के नाम पे। तो आरिफ मोहम्मद खान के जाने से उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शायद आरिफ मोहम्मद खान मुसलमान मारे जा रहे हैं आजकल। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो कम से कम कोशिश तो कर ही रहे हैं वो कि उस रूप में कि तार्किक तरीके से समझा पाए कि हाँ भाई, वो चुनाव लड़े थे बीजेपी के टिकट पे, तब तो नहीं माने गए थे। इसलिए मैंने पूछा। ऑप्शन ही पहले लेवल हो गए। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है इन लोगों के पास? जो ऑप्शन आपके पास होता है उसी में कुछ करने की कोशिश करते हो ना। तो नहीं, देखिए, उनके जाने से कोई चुनाव पर असर पड़ेगा ऐसा नहीं लगता। नीतीश कुमार के साथ एक कंफर्ट लेवल होगा, गवर्नर से कोई ऐसा टकराव नहीं होगा कुछ इस यानी वो तो नहीं जो कह रहे थे बीजेपी वालों से तो हम बात कर नहीं सकते, स्टेट वालों से इनसे ही बात नहीं, ये रोज किसी को फोन लगाना है तो सौरभ, ये जो चुनाव वाली बात बता रहा हूं मैं, ये एनालिसिस नहीं बता रहा हूं, इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं। हमें ये बताया गया कि ये चीज है और कई सारे संगठन, मुस्लिम संगठन के नाम बताया गया है कि इनके प्रमुख लोगों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और जाने के साथ उन्होंने मुलाकात भी शुरू कर दी है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नीतीश जी को एक बात करने वाला साथी मिल जाएगा। नहीं, साथी नहीं, एक व्यक्ति मिल जाएगा जो ऊपर तक सीधे बात पहुंचा सके। कोई बीच में जो है कोई स्टेप नहीं होगा, डायरेक्ट लाइन ऑपरेटर के प्लीज होल्ड, वो नहीं रह जाएगा। लेकिन मतलब हाँ, एक चीज मुझे भी लगता है इसमें कि हो सकता है कि ये थोड़ा आकलन ऐसा लगे जो शायद अग्री नहीं करें आप लोग, पर मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति और जो मुस्लिम समाज है, जनरल जो एक सेक्युलर कम्युनल वाली जो बात होती है, वो कहीं ना कहीं बिहार पे उतनी लागू नहीं होती है। क्योंकि हम लोग, आई थिंक हमारा जो प्रदेश था वहाँ पहले जो प्रीमियर थे, मैं चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करूँ, पहले प्रीमियर मोहम्मद अनास रहे, आपका खुदा बख्श मोहम्मद खुदा बख्श हो गए, या मौलाना मजहरुल हक जो थे। इस तरह के लीडर्स हमने इंडिपेंडेंस के समय से देखे जहां पे ना रस्सा कश्ती वाली बात कम रही है। जैसे अगर आप यूपी का इतिहास अगर उठा के देखेंगे तो वो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल बड़ा तीखे बहस वाली चीज रहती थी, यहाँ बड़ा कोएग्जिस्टेंस बिहार में चला भी नहीं कभी, पॉलिटिकली भी नहीं चला, चलेगा भी नहीं। आप मिथिला की तरफ चले जाइए, मतलब नॉर्थ बिहार की तरफ आप चले जाइए, वहां पे और ज्यादा आपको ये आज भी वो साझी विरासत दिखती है, जिसका हम स्वयं अगर नेशनल कॉन्टेक्स्ट में कहें तो कई बार बौद्धिक रूप से भी मजाक अब उड़ने लगा है, गंगा जमुनी तहजीब वाली बात। या गंगा जमुनी तहजीब वाली बात नहीं है, ये बहुत अजीब सा ताना बाना है। असम में कुछ मुझे लगता है कि असम में वो अगर कहती है कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ये होंगे हमारे, स्वीकार्य होंगे, अच्छा स्वीकार्य होंगे, मतलब मैं खुद बहुत, मुसलमानों में होंगे कि नहीं पता नहीं, हिंदुओं में तो बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल बीजेपी को जो वोट मिल रहा है आधा भी नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा डिसएग्री करती हूँ प्रदीप जी नहीं, बिल्कुल करना चाहिए आपको, लेकिन ये गलतफहमी बीजेपी के कुछ नेताओं को कभी कभी हो जाती है। देखिए, हम लोग कोई सॉफ्ट हिंदू मुस्लिम चेहरा दे दें तो हाँ, नहीं, संभव ही नहीं है। उस चेहरे को हिंदू तो बाद में, मुसलमान पहले रिजेक्ट करेगा। अच्छा, आप वो इस लिहाज से बोल रहे हैं। हाँ, उस लिहाज से मैं जनरली कह रही हूँ कि जो हिंदुत्व की राजनीति का तमगा जो भाजपा पे लगता है, जो कहीं ना कहीं सही भी है, उसके बावजूद एक हिंदू तमगा नहीं, बीजेपी करती है वो राजनीति, उसका कोर है उसकी राजनीति का जी, वो कोई मतलब केवल स्ट्रेटजी के नाते नहीं है, उनका बिलीफ है जी जी, उनका कमिटमेंट है उस राजनीति में। तो इसलिए वो शहनवाज हुसैन जो है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएंगे बीजेपी की, ये तो कल्पना वो कहना चाह रहे हैं कि बिहार, मैं जनरली एक तासीर की बात कर रही हूं, बिहार की तासीर ऐसी है कि उसमें डिस्कस नहीं कर रही हूं मैं कि उनको बनाना चाहिए। 2020 में नीतीश कुमार का कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता। ये स्थिति बीजेपी के साथ रहने के बावजूद मुसलमान साथ है 2010 तक था जी, नीतीश कुमार के साथ, जो सबसे बड़ी जीत हुई जी, इंडिया अलायंस की। उसके बाद से तो किसी गठबंधन को उतनी सीटें, उतना वोट मिला नहीं।
तो इसलिए, और उस समय एक घटना हुई थी जो आपने बात कही ना, जी। गवर्नेंस। लालू प्रसाद यादव ने भागलपुर में एक बैठक बुलाई, देवबंद के मौलानाओं को बुलाया गया और कहा गया कि देखिए नीतीश कुमार तो आरएसएस और बीजेपी की गोद में चले गए हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, लालू जी का साथ दीजिए, नहीं तो आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो जाएगा पूरा। तो उन लोगों ने कहा कि ये आवाज आपको सुनाई दे रही है, ये हथकरघे की आवाज है। हम लोग 15 साल लालू जी से कहते रहे कि बिजली दे दीजिए, नहीं दिया, नीतीश कुमार ने दे दिया। तो जिंदा रहेंगे, हमारा परिवार पलेगा, तब तो हिंदू मुसलमान करेंगे। तो इसलिए हम नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। ये तो वो आज भी है। मोदी आज उस तरह की बात नहीं है। 2020 उसका उदाहरण है। ये तो वो कब छूटा मुसलमान नीतीश कुमार से, जब 14 के बाद? 14 के बाद छूटा नहीं, 15 में तो साथ था ही भाई, चूंकि अलायंस था तो उसमें कहीं और जाने का तो कोई विकल्प भी नहीं था और गया भी नहीं। लेकिन नीतीश कुमार पर उस तरह का भरोसा नहीं रह गया। उनकी स्थिति पूरी तरह से नहीं, थोड़ी बहुत उस तरह की हो गई जैसी उत्तर प्रदेश में मायावती की हो गई, कि मुस्लिम वोटर का वो ट्रस्ट उस तरह का जैसा था पहले वो नहीं रह गया। उसको ट्रस्ट था कि बीजेपी के साथ है, आरएसएस के साथ है, फिर भी हमारी बात करेंगे। मतलब मायावती जी की तरह अबैंडन भी नहीं कर दिया, लेकिन पूरा भरोसा भी नहीं करता। लेकिन ये जैसा सुभाष जी कह रही थी ना, ये फैक्ट है कि बिहार में आप हार्डकोर हिंदुत्व चला के बिहार की राजनीति को नहीं कर सकते। और एक एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने 2015 में कर लिया था, बीजेपी वालों ने, क्या क्या नहीं बोला गया, उसका कोई असर नहीं होना। जैसे सिवान जैसे शहर का उदाहरण उठा के देखें, शहाबुद्दीन का इतने सालों तक राज रहा, कोई दंगे की तस्वीर कभी आपको याद नहीं होगी। तो वहाँ पर जनरल माइंडसेट ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि समाजवादी पृष्ठभूमि क्योंकि रही हुई है आमतौर पे बिहार की राजनीतिक चेतना का, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन वहाँ पे पसंद नहीं आता। इसलिए आपने देखा होगा कि उदाहरण तो अयोध्या आंदोलन, हाँ, कोई असर ही नहीं हुआ बिहार में। अभी आज जैसे आज की बात जब हम लोग कर रहे हैं, तो संघ इस बार आरएसएस बिहार के चुनाव को उसी रूप में ले रहा है जैसा कि महाराष्ट्र के चुनाव को लिया था। अच्छा, आज संघ के बड़े लोग वहाँ पे पहुंचे हुए हैं पटना में, और बीजेपी कोर ग्रुप के साथ उन लोगों की बैठक होगी, संघ के आनुषंगिक संगठन की बैठक है, इसमें बीजेपी के भी लोग हैं, समझा जा सकता है कि लाइन क्या होगी। लेकिन वहाँ भी इस तीखेपन के साथ बीजेपी नहीं चाहेगी कि कुछ वैसा करें जिससे माहौल गड़बड़ हो। आपने देखा होगा गिरिराज सिंह ने एक यात्रा जो शुरू की थी, कुछ जिलों में, 4 जिलों में हिंदू स्वाभिमान यात्रा समथिंग, हाँ, और फिर उसके बाद वो यात्रा फिर आगे नहीं बढ़ी। तो वो बीजेपी की जाहिर, और वो बीजेपी की यात्रा नहीं थी, वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में उनकी यात्रा थी। अदरवाइज बीजेपी कराती उस चीज़ को, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि हाँ यहाँ पे ये पे नहीं करेगा। और जेडीयू तो बिल्कुल भी इसको बहुत ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जेडीयू की रणनीति रहती है कि कई सारी सीटों पे मुस्लिम वोट हम उससे असहज जेडीयू भी हुई थी। ये बात बीजेपी की लीडरशिप भी जानती है। 2015 के चुनाव के पहले अमित शाह ने खुद कहा कि देश का एकमात्र राज्य है जो सोशलिस्ट राज्य है, यहाँ इतनी आसान नहीं हमारे लिए रहा, तो बहुत मुश्किल है। हमारी जो राजनीति है उसके लिए रास्ता बनाने में लंबा समय लगेगा। उसका तरीका जो है वो सोशल बेस है। अल्टीमेटली राजनीति करनी वही है, हिंदुत्व की ही, बिहार में भी निश्चित रूप से। बस अभी कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उस तरह का सोशल बेस नहीं बन पा रहा जो उत्तर प्रदेश में। नेता क्यों नहीं दे पा रहे हैं बिहार में? बिहार में कोई एक तो नीतीश कुमार के साथ के कारण, नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे कि कोई बड़ा नेता बिहार में बीजेपी से आए। बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी नीतीश कुमार के वीटो को हर समय स्वीकार करने के लिए तैयार थी। तो जो छोटे मोटे नेता जो आगे बढ़ सकते थे उनको भी धीरे धीरे जो है कतर के जो है वो बोनसाई बना दिया गया, तो धीरे धीरे खत्म हो गया सब। नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ नीतीश कुमार को दोष देना मुझे लगता है कि नहीं, नीतीश कुमार को सिर्फ दो ना, अभी उसके बाद भी को भी कह रहे हैं। अलग भी जब आप अलग हो गए तो बीजेपी ने किस नेता को दिया, और जिन नेताओं को दिया गया, जिनके ऊपर भरोसा जताया गया, जैसे उदाहरण उठा के आप देखें, यादव कम्युनिटी के हिसाब से नित्यानंद राय को इतना कुछ दिया गया, क्या वो यादव में इस लायक भी नेता बन पाएगी? 25% वोट ले लें। सम्राट चौधरी, नंद किशोर यादव उसके पहले, तो डॉक्टर संजय जायसवाल, क्या वो पिछड़ों के नेता उस रूप में बन पाए? जितने नाम उठा के आप देखेंगे उसमें नहीं समझ में आएगा कि किसी ने भी कोई वो पोटेंशियल दिखाया। तो बीजेपी के लिहाज से सबसे बड़ी समस्या, आज भी इनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं जो एक कम्युनिटी का भी लीडर हो, कम से कम अक्रॉस द स्टेट छोड़ दीजिए। बड़ी सरप्राइजिंग है भाई, ऑलमोस्ट 20 साल से आप पावर शेयर कर ही रहे हो ना, उसके बावजूद। बिल्कुल। डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, क्या वो भूमिहारों के नेता हैं? बिल्कुल नहीं। सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों की अगर बात कर लें तो ये तो उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के नहीं है, लेकिन इन नेताओं के, एनडीए के नेताओं की बात करें तो एक जिले में अगर ये असर रख लें तो बहुत है।
ऐसा नहीं है कि इनका दूध कहीं भी जाए और अक्रॉस द स्टेट आप लोग ये कर सकें। तो वो एनडीए की बड़ी चिंता है, और बीजेपी के लिए तो बहुत ही बड़ी चिंता है कि इनके पास कोई भी ऐसा नेता नहीं जिसके चेहरे के दम पे आप आगे जाएं। आपके हिसाब से बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बिहार में? मैं इलेक्शन छोड़ जी दीजिए जी जी जनरली। मैं उस पे एक आने के पहले एक छोटा सा मुझे एक आलोचना करनी है कि मुझे लगता है कि जब हिंदू मुस्लिम चर्चा जब होती है बिहार के संदर्भ में, तो हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार की रियलिटी एकदम अलग है। नॉर्थ बिहार जहां पे थोड़ा हिस्सा सीमांचल का भी है, वहां पर आपको वो जो अग्रेशन दिखता है कम्युनल फ्लेवर वाला, जहां के बाद ये जो कई बार जब मीडिया संस्थान भी पहुंचते हैं, चूंकि एआईएमआईएम की पकड़ भी वहां धीरे धीरे कुछ इलाकों में बन रही है, तो हम वहां पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन जिस बात की चर्चा इन्होंने की कि हथकरघे वाली जो बात हुई कि भाई हमें नीतीश जी ने दिया, वो चीज आज भी लागू है। पटना में आप जाकर के देखिए, नीतीश जी का जो वोट बैंक आप एक तरह से कहिए मुसलमानों का, बिल्कुल इंटैक्ट ऐसे खूंटा गाड़ा हुआ है। अच्छा। पटना सिटी और वो पूरा जो एरिया है, जो शहरी एरिया है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है इस चीज को एक 15 मिनट के कॉन्वर्सेशन में बिहार के मुसलमानों पे तो चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि बीजेपी के साथ क्या चैलेंज है, मुझे लगता है बीजेपी के साथ बिहार में क्या, पूरे हर प्रदेश को आप उठा करके देखिए, जो चेहरे की बात बार बार आती है, वो सही बात है कि वो नहीं है। आप महाराष्ट्र में देवेंद्र जी को अगर हम देते हैं, देवेंद्र जी को अभी हम साइड करते हैं, महाराष्ट्र में आप बीजेपी का एक और युवा नेता ऐसा आप कौन कहेंगे कि है? आप हरियाणा चलिए, कौन से आपको युवा नेता दिख रहे हैं? जम्मू कश्मीर चलिए, जिसको हमने बना भाजपा दिया का, वही जिसको नेता हम है। कहें कि सार्वभौमिक रूप से जम्मू कश्मीर का नेतृत्व करने वाला एक युवा, ये बीजेपी की समस्या, लार्जर समस्या है, जिसपे पार्टी को मुझे लगता है कि शायद बैठना चाहिए। बिहार को रिप्रेजेंट, ये बहुत दुर्भाग्य है कि, और हम बिहार में ऐसे नेताओं की बात करें जो 5-5, 6-6 बार से लगातार एमएलए बनते आ रहे हैं बिल्कुल। और अच्छे नेता हैं। मैं इंडिविजुअली नाम नहीं लूंगी, बहुत अच्छे नेता मतलब जिनका मेरे जैसे लोग जो कि बिहार गा बघा जाते हैं, अगर मैं भी उनको व्हाट्सएप करके बोलूं मेरे पिताजी या की एनिवर्सरी है, भाई की शादी, सब पहुंचेंगे। ये वो जनसंपर्क वाले नेता हैं कि भूलते नहीं हैं। लेकिन सार्वभौमिक रूप से एक चेहरा बिहार में आप नहीं देख सकते कि ये भाजपा को नेतृत्व करने वाला ये चेहरा, ये कमी है, ये बहुत बड़ी कमी है। इसके पीछे का शायद मैं एक साइकोलॉजी शायद ये समझती हूँ कि जब तक नीतीश जी हैं, घूम फिर करके वही किंग मेकर और किंग पे बात आती है, वो नहीं चाहते कि कोई वैसा चैलेंजर हो। बट अब तो सोचना चाहिए। मतलब बिहार में असली चरण चुनाव के बाद होगा जो होगा, ऐसा समझ लें। चुनाव के बाद नहीं, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार के रिटायर होने के बाद होगा। वो जब भी हो, हाँ जब भी हो, चुनाव के बाद हो जाए, उसके 5 साल बाद हो, कितने साल बाद होगा पता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति से हटने के बाद बिहार की राजनीति बदलेगी, उसमें बड़ा बदलाव आएगा। अब वो किसके पक्ष में जाएगा, किसके विरोध में जाएगा, ये तो भविष्य बताएगा। अगले चुनाव में पीके और माले, ये दोनों फैक्टर भी बहुत सारी सीटों पे असर दिखा सकते अगला हैं। ये 25 का 30? अभी नहीं 25, ये अच्छा। अभी विधानसभा चुनाव इस पर जो होना है, और बीजेपी की बैठक में इस पे चर्चा हुई, जिस कोर ग्रुप की बैठक की बात मैं कर रहा हूं, उस पर बाकायदा इस पे चर्चा हुई थी कि इन दोनों फैक्टर पर एकदम से नजर रखिए और कैसे इसको न्यूट्रलाइज करना है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो जरा बिहार में आपने देखा अब कई सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, और चुनावी साल में तो अभी बहुत कुछ होगा जो आपके सामने आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इतना ही। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम में आए। शुभ राशि जी बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका भी।